अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ क्लास 12 की, जिसके अंदर हम लोग किडनी फेलियर का डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप काइंडली इस वीडियो पर चलने वाले एड्स को कंप्लीट देखिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम जिक्र करें किडनी फेलियर के बारे में कि किडनी फेलियर क्या होती है। फेल का मतलब होता है नाकाम होना, यानी किन्नी जो काम कर रही है उस काम के अंदर नाकाम हो जाए। किन्नी का काम दो होते हैं। किन्नी के दो काम कौन से होते हैं? हमें मालूम है कि किन्नी ऑस्मो रेगुलेशन करती है, यानी वाटर और सॉल्यूट के अमाउंट को बैलेंस करती है। और दूसरा काम होता है किन्नी का कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी में से निकालती है। तो जब ये दोनों काम किडनी नहीं कर पा रही तो इस कंडीशन को हम किडनी फेलियर कहेंगे। बुक में भी लिखा हुआ है, किडनी फेलियर इज अ कंडीशन इन व्हिच किडनी फेल टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट एंड परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेटरी एक्टिविटी इन द बॉडी। कि अगर किडनी फेल हो जाए एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को और ऑस्मोरेगुलेटरी एक्टिविटी को करने में नाकाम हो जाए तो इस कंडीशन को हम किडनी फेलियर कहेंगे। मजीद आगे लिखा हुआ, इन दिस मेडिकल कंडीशन मोर देन 85% ऑफ बोथ किडनीज आर अफेक्टेड। कि जब ये किडनी फेलियर की कंडीशन होती है तो पेशेंट की दोनों किडनीज 85% से भी ज़्यादा जो है वो खराब हो चुकी होती हैं, यानी किडनीज जो है बहुत ज़्यादा इस कंडीशन के अंदर डैमेज हो चुकी होती हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसकी दो किस्में हम लोग यहाँ बयान करेंगे। दो किस्में हैं वैसे, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट और क्रोनिक किस तरह से है, पहली लाइन में ही इनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे अगर हम सबसे पहले अक्यूट किडनी फेल्योर का जिक्र करें तो इसके बारे में लिखा हुआ है, अक्यूट किडनी फेल्योर इज कंसर्न विद सडनली लॉस ऑफ द फिल्टरिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी। अगर किडनीज अपनी फिल्टरिंग एबिलिटीज को अचानक लॉस कर दे तो इसे हम अक्यूट किडनी फेल्योर कहेंगे। यानी कोई और बीमारी हो जिसके नतीजे में असर उसका किडनी पर पड़े और किडनी एकदम से अपना पूरा जो फंक्शन था वो खराब कर दे, फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो जाए, ये हमारे पास अक्यूट किडनी फेलियर कहलवाएगी। लिखा हुआ है, दिस कंडीशन डेवलप्स इन अ फ्यू डेज, particularly in those who are already having renal abnormalities and are hospitalized। कुछ ही दिनों में ये बीमारी ज़ाहिर हो जाएगी। अचानक से कुछ ही दिनों में ये बीमारी ज़ाहिर हो जाएगी उन लोगों में जिनको पहले से ही किडनी के कोई मामला चल रहे थे और उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया गया था, यानी वो हॉस्पिटल में दाखिल थे। किडनी का कोई मसला था, हॉस्पिटल में वो दाखिल थे, अचानक से उनके अंदर किडनी फेल्योर का प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी उनकी गुर्दे भी खराब हो जाएँगे। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? कौन-सी वजूहात हैं जो कि किडनी फेल्योर को कॉज़ कर सकती हैं? तो लिखा हुआ है, किडनी फेल्योर को कॉज़ करने की एक चीज़ है ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी। अगर काफ़ी ज़्यादा ब्लड जा चुका है किसी ज़ख्म की वजह से, तब भी किडनी फेल्योर हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड कोई मसला है, यानी कि जैसे हार्ट अटैक है, तब भी किडनी फेल्योर हो सकता है। लिवर फेल्योर, लिवर का काम ना करना। सेवर एलर्जिक कंडीशन, अगर बहुत ज़्यादा सख्त कोई एलर्जी है किसी इंसान को। और उसके अलावा इन सडन डिहाइड्रेशन ड्यू टू स्वेटिंग और एक्सेसिव यूरिनेशन। अगर किसी इंसान में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में से पानी लॉस हो चुका है। अब वो पानी स्वेटिंग यानी पसीने के ज़रिए से भी लॉस हो चुका है या फिर यूरिन के ज़रिए से पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तब भी ये किडनी फेल्योर हो सकती है। उसके अलावा लिखा हुआ है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन और एनी इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से यूरिन आगे नहीं जा पा रहा, या फिर स्टोन किडनी में फंसा हुआ है जिसकी वजह से भी यूरिन जो है वो ठीक से नहीं जा पा रहा, तो यूरिनरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर रुकावट जो है वो भी इस अक्यूट किडनी फेल्योर का सबब हो सकती है। अब हम जिक्र करते हैं दूसरी बीमारी को जो कि हमारे पास लिखी हुई है, क्रोनिक किडनी डिजीज। अब हम इसके बारे में जिक्र करें तो लिखा हुआ है, इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। आहिस्ता-आहिस्ता से स्लोली किडनी अपना काम खराब करती जाए, किडनी का काम बिगड़ता जाए, किडनी अपना फंक्शन लॉस करती जाए, तो इसे हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहेंगे। तो इसके बाद से लिखा हुआ है, इनिशियली दिस डिजीज़ शोज़ नो सिम्पटम्स इन द बॉडी। अगर ये बीमारी किसी के अंदर होगी भी तो शुरुआती तौर पर उसमें कोई अलामत देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन लिखा हुआ है, बट पीरियोडिक ब्लड और यूरिन टेस्ट इंडिकेट द प्रॉब्लम। लेकिन अगर बार-बार ब्लड और यूरिन टेस्ट कराया जाए, तो ये बीमारी ज़ाहिर हो सकती है। और उसके अलावा इसकी अलामात का ज़िक्र करें तो लिखा हुआ है, इट्स सिम्पटम्स इंक्लूड फटीग, थकान महसूस होगी, शॉर्ट ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल होगी, स्वॉलन हैंड्स और फीट, हाथ पैर दोनों सूज चुके होंगे, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा। ये सारी इसकी अलामत हैं। मज़ीद लिखा हुआ है, द काजेस आर हाइपरटेंशन। एक वजह हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, हाइपरग्लाइसेमिया मतलब कि ग्लूकोज का ब्लड में ज़्यादा होना, यानी शुगर के मरीजों को ये बीमारी हो सकती है।
आगे लिखा हुआ है हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फैट का बढ़ जाना, और उसके अलावा सिस्ट डेवलप इनसाइड द किडनी। सिस्ट कहते हैं हम लोग दाने को, जैसे छाला कोई होता है, कोई दाना होता है जिसके अंदर वाटर होता है, ऐसे दाने को सिस्ट कहा जाता है। अगर किडनी के अंदर कोई सिस्ट डेवलप हो रहा है तब भी ये किडनी फेलियर हो सकता है। उसके अलावा किडनी स्टोन और इन्फ्लेमेशन, तो किडनी स्टोन वैसे ही किडनी को डैमेज करता रहेगा। अगर किडनी स्टोन मौजूद रहेगा तो इस स्टोन की वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज भी हमें देखने को मिल सकती है, जो आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप करेगी और पूरे किडनी को हमारे फेल कर देगी। अब हम इसके ट्रीटमेंट का डिस्कस करते हैं कि ट्रीटमेंट कौन सा है और क्यों कराना चाहिए, नहीं कराएंगे तो क्या मामला होंगे। तो ये सारा हम ट्रीटमेंट को देखते हैं, जो कि हमारे पास डायलिसिस। तो अगर हम डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस का जो डेफिनेशन होता है वो होता है आर्टिफिशियल वे ऑफ क्लीनिंग ब्लड, कि अगर हम ब्लड को क्लीन कर रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि नेचुरल तरीके से तो हमारी किडनीज ये काम कर रही हैं। आर्टिफिशियल तरीके से अगर खून को साफ किया जा रहा है तो ये तरीकेकार हमारे पास डायलिसिस कहलवाएगा। तो लिखा हुआ है डायलिसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर टू सेपरेट अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। कि तरीका वही है कि हम लोग अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्लड में से निकाल रहे हैं, लेकिन नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से एक मशीन के जरिए से। मज़ीद लिखा हुआ है कि इसको कब अंजाम दिया जाएगा। इट इज परफॉर्म्ड व्हेन किडनीज आर फेल्ड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। अगर किडनीज ठीक से काम नहीं कर पा रही तब ये डायलिसिस का तरीका अपनाया जाएगा। यानी कि हम लोग नहीं चाहते कि ब्लड में वो वेस्ट प्रोडक्ट बने रहें, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना ज़रूरी है। किडनी काम नहीं कर रही तो हम लोग कोई आर्टिफिशियल तरीका अपनाएंगे जिसको हम डायलिसिस कहेंगे। अब क्या मामला होंगे, लिखा हुआ है बॉडी फील्स अनरेस्ट पर्टिकुलर इन ब्रीदिंग। बॉडी को ठीक महसूस नहीं होगा, बेचैनी सी होगी, और खास तौर पर जब हम लोग सांस ले रहे होंगे। मजीद मामला कुछ बिगड़ सकते हैं, और लिखा हुआ है एंड लेटर ऑन नॉन एडजस्टेड बायोकेमिकल कंपोनेंट्स काज सीरियस डैमेज टू द बॉडी। हमारी बॉडी में क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है, यूरिया और यूरिक एसिड, ये सभी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में मौजूद है। अगर इनको नहीं निकाला गया हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, हमारी बॉडी को सीरियस डैमेज देंगे, और कुछ और मामला भी काज करेंगे, जैसे लिखा हुआ डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस के मामला देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हार्ट फेल्यूर यानी कि दिल को भी खराब कर सकते, क्योंकि वही टॉक्सिक ब्लड हार्ट के पास पहुंचेगा, ब्रेन के पास पहुंचेगा, तो जहां जहां से गुजरेगा वहां के सेल्स को नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो किडनी फेल्यूर जो है वो आगे चल करके हार्ट फेल्यूर, ब्रेन की प्रॉब्लम्स, बॉडी टिश्यूज की डेथ, ये सारे काम कर सकता है। अब आगे लिखा हुआ है कि डायलिसिस की कई सारी किस्में हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस, और वो अलग अलग पेशेंट पर की जाती हैं। यानी कि अगर पेशेंट में नीड जितनी होगी, जितना डिसऑर्डर की इंटेंसिटी होगी, यानी जितना खतरनाक डिसऑर्डर होगा, उस हिसाब से अलग अलग डायलिसिस किए जाएंगे। अब तीन किस्में हैं, जैसे हेमोडायलिसिस, कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी CRRT, और एक है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये तीन किस्में। सबसे पहले हेमोडायलिसिस का हम जिक्र करेंगे, उसके बाद बाकियों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम हेमोडायलिसिस की बात करें, हेमो का वैसे मतलब होगा ब्लड, डायलिसिस का मतलब है उसे साफ करना। तो लिखा हुआ है द हेमोडायलिसिस परफॉर्म्ड बाय मशीन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल किडनी। मशीन यूज होगी इस प्रोसेस के दौरान, और उस मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी कहेंगे, क्योंकि वो किडनी ही की तरह काम कर रही हैं। हमारी किडनी समझो नहीं है, क्योंकि वो होकर भी काम नहीं कर रही, तो हम एक आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेंगे। उस किडनी का यानी उस मशीन का प्रोसीजर किस तरह से होगा, उस मशीन के अंदर खाने मौजूद होंगे। एक खाने में ब्लड पहुंचेगा और दूसरे खाने में एक और फ्लूइड पहुंचेगा। उस दूसरे फ्लूइड को हम डायलाइजिंग फ्लूइड कहेंगे। यानी एक तरफ से ब्लड पहुंचा, दूसरी तरफ से डायलाइजिंग फ्लूइड पहुंचा हुआ है। ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें जुदा की होती है एक सेमी परमेबल लेयर। सेमी परमेबल लेयर ब्लड को और डायलाइजिंग फ्लूइड को मिक्स नहीं होने देंगी, लेकिन ये लेयर सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल का मतलब है ये कुछ चीज़ों को अलाउ कर सकती है। तो ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो उस डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा। अब सवाल ये है कि डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे जाएगा। आपने एक चीज़ सुनी है डिफ्यूजन की, कि चीज़ें हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती हैं। अगर डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है और वो ब्लड में मौजूद है, तो ब्लड में हाई कंसंट्रेशन है नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो नाइट्रोजनस वेस्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। और एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, लिखा हुआ है इसके बारे में मजीद, अगर बुक में देखें तो लिखा हुआ है दिस आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूबल्स विद द सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडिंग इन अ टैंक फिल्ड विद द डायलिसिंग फ्लूइड। तो इसके अंदर ट्यूब्स हैं, उसके अलावा डायलिसिस फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है। द फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड।
यानी कि फ्लूइड के अंदर वही सारी चीज़ें मौजूद हैं जो ब्लड में मौजूद है, उतनी ही तादाद में मौजूद है। मिसाल उसमें साल्ट भी मौजूद है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि ब्लड में मौजूद हैं। उनकी सेम कंसंट्रेशन का होने का वजह क्या है कि वो चीज़ें बैलेंस रहें। ऐसा ना हो कि अगर डायलिसिंग फ्लूइड में उनकी साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और वो फिर ब्लड में चले जाएँ, तो इसीलिए उनकी कंसंट्रेशन सेम रखी गई है। हाँ, सिर्फ़ किसका कंसंट्रेशन का फ़र्क रखा गया है? नाइट्रोजनस वेस्ट का। नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल भी डायलिसिंग फ्लूइड में नहीं होता, ब्लड में मौजूद होगा तो ब्लड से वो चला जाएगा उस मशीन के अंदर। आगे अगर हम थोड़ा-सा देखेंगे तस्वीर को जो कि आपकी बुक में दिखाई गई है, तो तस्वीर में आप ये हमारे पास डायलाइज़िंग मशीन दिखाई हुई है एक छोटी-सी। वैसे इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें कई सारे ऐसे छोटे-छोटे इन्होंने चेम्बर्स दिखाए हुए हैं, सेमी परमेबल लेयर्स उनमें मौजूद हैं। एक रास्ते से डायलाइसिंग फ्लूइड दाखिल किया जाएगा, साफ फ्लूइड दाखिल किया जाएगा। जब उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएगा तो वो खराब हो जाएगा फ्लूइड, तो उसे हम कह रहे हैं यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड। ये फ्लूइड वापसी लिया जाएगा, हम रखेंगे नहीं। और इसी तरह से एक रास्ते से, जिसे आप यहाँ पर देखेंगे, एक रास्ते से इसके अंदर दाखिल किया जाएगा ब्लड, और जब वो ब्लड साफ हो चुका होगा फिर उसे दूसरे रास्ते से वापसी लिया जाएगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको और देखने को मिलेंगी, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए मौजूद है कि किस प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर हेपरिन को दाखिल किया जा रहा है इंजेक्शन के ज़रिए से। हेपरिन के दाखिल करने का मतलब ये होता है कि वो ब्लड को जमा होने नहीं देगा, ब्लड को एक जगह पर क्लॉट होने नहीं देगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये ब्लड पंप मौजूद है जो ब्लड को आगे पंप करने का काम करेगा, पुश करने का काम करेगा। ये फिर दोबारा से चेक करेगा कि ब्लड जो है ज़्यादा प्रेशर के साथ तो नहीं आ रहा। तो फिर इस तरह से ये सारा प्रेशर वगैरह चेक करके और फिर यहाँ से दोबारा से एक मॉनिटर मौजूद है जो ब्लड प्रेशर को चेक करेगा, और फिर इस तरह से वापसी ब्लड जो है पहुँच जाएगा हमारे वेन्स के अंदर। तो ये सारा प्रोसीजर किस तरह से होगा इसको हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है टू बिगिन द प्रोसीजर। ये जब प्रोसीजर शुरू होगा डायलिसिस का, अ सर्जन मेक अ स्मॉल इंसिजन टू कनेक्ट आर्टरी विद द वेन। तो इस प्रोसीजर के दौरान एक हमारी बाजू के अंदर आमतौर पर एक चीर डाला जाएगा, यानी कि बॉडी में कट किया जाएगा, बाजू के अंदर, आर्म के अंदर कट किया जाएगा। अब आर्म में कट लगाने का मकसद क्या होगा? आर्म के अंदर कट ये लगाने का मकसद होगा कि आर्टरी और वेन को कनेक्ट किया जाए। अब आर्टरी और वेन को जब कनेक्ट किया जाएगा तो 2 तरीके होते हैं। एक के अंदर एक ट्यूब लगाई जाती है जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करेगी। तो उसे हम एवी ग्राफ्ट कह रहे होते हैं उस तरीके को। और दूसरा तरीका होता है कि आर्टरी वेन जहाँ से ज़्यादा नज़दीक होती है, वहाँ उन्हें चीर लगाकर उनको कनेक्ट किया जाता है। उसे हम एवी फिस्टुला वाला तरीका कहते हैं। यहाँ पर एक ब्लैक कलर से लाइन हमने ड्रा की हुई, वो वाला पार्ट जो है गलत है, इसलिए आप इसको नहीं पढ़िएगा। अब इसको हम एक तस्वीर से देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ्ट लगाया जाता है और किस तरह से एवी फिस्टुला जो है ये कनेक्ट किया जाता है। आप लोग ये देखें कि ये एक हमारे पास मिसाल के तौर पर आर्टरी आ रही है, दूसरी तरफ से ये हमारी वेन आ रही है, तो ये दोनों एक जगह पर कनेक्टेड हैं। अब जिस जगह पर ये कनेक्टेड हैं इसको हम एवी फिस्टुला कहेंगे। इन दोनों को कनेक्ट करने की वजह क्या थी? इन दोनों को कनेक्ट करने की वजह ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है यहाँ से फिर निकाला जाए। फिर एक ट्यूब जो है इस आर्टरी वाली साइड से लगाई जाएगी। इस आर्टरी वाली साइड से ट्यूब लगाई जाएगी जो उस मशीन में जाएगी। मशीन से जब ब्लड साफ होकर आएगा तो फिर उसे इस वेन वाली साइड पर लगाया जाएगा। आर्टरी वाली साइड पर लगाने की वजह ये है कि आर्टरी दिल से दूर खून को लेकर आती है। तो जो दिल से खून आ रहा होगा वो इस आर्टरी में होगा और आर्टरी से फिर उस मशीन में जाएगा। मशीन से साफ होकर के वेन में जब दाखिल हो जाएगा तो वेन का काम होता है हार्ट के पास खून को लेकर आना। फिर वो हार्ट के पास चला जाएगा, हार्ट उसको पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इसीलिए एवी फिस्टुला के अंदर से ज़्यादा ब्लड जो है आ जा सकता है, इसीलिए इसको कनेक्ट किया जाता है। दूसरा हम एवी ग्राफ्ट वाला तरीका देखेंगे, तो जैसे कि हमने कहा कि ये मिसाल हमारी आर्टरी है और ये हमारी वेन है। अब आर्टरी और वेन के दरमियान में एक ट्यूब लगाई जाएगी जिसको हम ग्राफ्ट कहते हैं, एवी ग्राफ्ट। तो एवी ग्राफ्ट के ज़रिए से इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा। तो फिर इस आर्टरी में से, क्योंकि यही से अब दोनों कनेक्टेड है, इस आर्टरी में से एक ट्यूब लगाई जाएगी जो कि बाहर को ब्लड को लेकर आएगी, और दूसरी ट्यूब जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, वह ब्लड को वापसी लेकर आएगी।
तो इस तरह से एक ग्राफ्ट भी हम लोग लगा सकते हैं या फिस्टुला भी लगा सकते हैं। फिस्टुला की डेफिनिशन बुक ने ट्यूब लिखा हुआ है कि एक तरह की ट्यूब है, दरअसल वो ट्यूब नहीं होती, जहाँ पर 2 ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं एक-दूसरे के साथ, वो फिस्टुला कहलवाता है। आगे वही बात लिखी है, व्हेन द सर्किट इज़ कंप्लीटेड, जब ये दोनों जुड़ी हुई होंगी वेसल्स, 2 नीडल्स आर इंसर्टेड इन द एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला में 2 नीडल्स दाखिल की जाएँगी। द वन नीडल इज़ कनेक्टेड टू द आर्टरी। एक नीडल आर्टरी के पास होगी एवी फिस्टुला में, एंड एट द अदर एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द डायलिसिस डिवाइस। और वो आर्टरी से कनेक्ट होकर के ये ट्यूब हमारे पास डायलिसिस मशीन में जाएगी, वेयर द ब्लड इज़ कलेक्टेड, और सारा ब्लड वो मशीन को दे देगी। पेशेंट में से सारा ब्लड जो है मशीन में चला जाएगा फ़िल्ट्रेशन होने के लिए। आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पासिंग इनटू डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। वेस्ट प्रोडक्ट उस सारे ब्लड में से निकल जाएगा मशीन के ज़रिए से। द प्यूरिफाइड ब्लड इज़ पम्प्ड बैक इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट। फिर सारा ब्लड जो है वापसी आया जाएगा उस वेन के ज़रिए से जो कि फिस्टुला के करीब मौजूद होगी। आगे लिखा हुआ, इट इज़ कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द डायलिसिस डिवाइस। तो वो जो ट्यूब है, जो वेन के साथ कनेक्ट है और दूसरा डायलिसिस डिवाइस के साथ कनेक्ट है। तो ये 2 ट्यूब्स हैं जो कि ब्लड को लाने का और आने का काम कर रही हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो इनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ का ज़िक्र लिखा हुआ है। दिस इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी की तरह इस मशीन का काम है, बट इट्स डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्ज़ॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। लेकिन यहाँ पर रीअब्ज़ॉर्प्शन का कोई प्रोसेस नहीं होता। मज़ीद लिखा हुआ है, हेमोडायलिसिस नॉर्मली परफॉर्म्ड एज़ 4 आवर्स ट्रीटमेंट। 4 घंटों तक ये प्रोसेस चलेगा, 3 टाइम्स अ वीक, और हफ्ते में 3 दिन चलेगा। द कॉम्प्लिकेशन इन दिस प्रोसेस में इंक्लूड द रिस्क ऑफ ब्लड इन्फेक्शन। ब्लड का इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, यानी कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन भी हो सकती है। एक बड़ा सा कोई टुकड़ा ब्लड के अंदर बन सकता है ब्लड क्लॉट के तौर पर। और उसके अलावा लिखा हुआ है, एंड इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू एडेड एंटीकोगुलेंट। तो क्योंकि हमने हेपरिन को ऐड किया था जो कि ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं दे रहा था। अब ये हेपरिन अगर वापसी ब्लड में जाएगा तो हेपरिन का काम ब्लड क्लॉटिंग ना होने देना है। तो अगर इंटरनल बॉडी के अंदर कोई डैमेज हो चुका है, कहीं से ब्लीडिंग हो चुकी है, तो वहाँ पर फिर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो ये सारे मामलात इसके प्रोसेस के हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और डायलिसिस की किस्म को ज़िक्र करते हैं जो कि हमारे पास है, कंटीन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ, इट इज़ द सेम क्लास एज़ हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस की ही तरह इसका प्रोसीजर होता है। लेकिन मामला क्या होगा कि ये जो है बहुत ही क्रिटिकल हालत के अंदर जो लोग मौजूद होंगे, उनके लिए ये तरीक़ेकार होता है। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और बहुत ज़्यादा देर तक चलता है। यानी कि लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअसली चलेगा 24 घंटे के लिए। जब अगर ये शुरू हुआ है, मतलब कि शुरू हुआ तो 24 घंटे के लिए स्लो ये पूरा प्रोसीजर चलता रहेगा। अब लिखा हुआ, इट इज़ यूज्ड फॉर द पेशेंट हू आर क्रिटिकल इन कंडीशन एंड इट इज़ डिज़ाइन्ड फॉर द पेशेंट हू आर अनएबल टू टॉलरेट द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस। तो वो लोग जो बार-बार हेमोडायलिसिस नहीं करा सकते, या वो लोग जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद हैं, उनके लिए ये प्रोसीजर किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर जैसे कि हमने कहा कि बार-बार रिपीट नहीं होगा, तो इसके शेड्यूल्स नहीं होते, यानी 3 दिन के बाद आना है, हफ्ते के बाद आना है। तो एक बार होगा, फिर उसके बाद जब नीड देखी जाएगी तो फिर ये दोबारा से प्रोसेस होगा। तो काफ़ी स्लो और ज़्यादा देर तक चलने वाला प्रोसीजर होता है, जिसको हम कंटीन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम एक और किस्म को ज़िक्र करते हैं जो कि है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ, इन पेरिटोनियल डायलिसिस एब्डोमेन कैविटी इज़ यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर हम एब्डोमिनल कैविटी को यूज़ कर रहे हैं ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, पेरिटोनियल और एब्डोमिनल ये दोनों क्या होते हैं? जो पेट वाला हिस्सा होता है वो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है। अब इस एब्डोमिनल कैविटी के भी कुछ हिस्से होते हैं। इस एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाले हिस्से का एक हिस्सा पेरिटोनियल कैविटी कहलवाता है। तो पेरिटोनियल कैविटी को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इसे पेरिटोनियल डायलिसिस कह रहे होते हैं। तो लिखा हुआ है इसके बारे में, दिस प्रोसीजर स्टार्ट्स व्हेन द डॉक्टर मेक एन इंसेशन एट द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे वाला हिस्सा होगा, यानी जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कह रहे हैं, वहाँ पर जब डॉक्टर इंसिशन यानी जहाँ कट लगाएगा तब ये प्रोसेस शुरू होगा। और उसके अलावा कट क्यों लगाएगा? टू इम्प्लांट और पास द कैथेटर, ताकि एक ट्यूब को वो दाखिल कर सके, जिस ट्यूब का नाम है कैथेटर। आगे लिखा हुआ है, विच इज सॉफ्ट ट्यूब दैट अलाउज डायलिसिस टू पोर इन एंड आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। कैथेटर को जब लगाया जाएगा तो कैथेटर की मदद से फ्लूइड जो है वो उस एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा, और जब ब्लड साफ हो चुका होगा
तो फिर उस फ्लूइड को वापस एब्डोमिनल कैविटी से इसी कैथेटर के ज़रिए से लाया जाएगा। तो कैथेटर को एब्डोमिनल कैविटी में दाखिल किया जाएगा ताकि वो फ्लूइड को एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दाखिल कर दे। तो मज़ीद आगे लिखा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी इज़ इंटरनली लाइन्ड विद द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो अंदर एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसका नाम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, विच सर्व्स एज द नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। अब जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। पेट के अंदर की जो मेम्ब्रेन है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जो पेरिटोनियल कैविटी की मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यहाँ पर किस तरह से रोल होगा लिखा हुआ है, व्हेन द डायलिसिस पोर्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, जब डायलिसिस फ्लूइड को दाखिल किया जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में, और हमने कहा एब्डोमिनल कैविटी के भी पेरिटोनियल कैविटी में दाखिल किया जाएगा। इट पुल्स टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। और जब ये डायलिसिस फ्लूइड दाखिल किया जा रहा है तो ब्लड के मटेरियल को ये अपने अंदर दाखिल कर देगा। ब्लड के मटेरियल को ये अपने अंदर कैसे दाखिल करेगा डायलिसिस फ्लूइड, हमने कहा था फिर से कंसंट्रेशन का फर्क आ जाएगा। लिखा हुआ है कि दैट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ब्लड के अंदर इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डायलिसेट में कम होगा, और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की मदद से ये सारे ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ब्लड को अलाउ नहीं करेंगी बाहर आने के लिए, लेकिन वो जो है सोल्यूट को अलाउ करेगी, उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इस डायलिसेट के अंदर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये डायलिसेट बैग है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और लिखा हुआ है इज इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल स्पेस। बुक में ऊपर ना लिखी हुई थी एब्डोमिनल कैविटी में, यहाँ लिखा हुआ है पेरिटोनियल स्पेस। तो दरअसल एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट होता है पेरिटोनियल कैविटी, इन्होंने यहाँ पर पेरिटोनियल स्पेस लिखा हुआ है। और अगर हम देखेंगे तस्वीर के अंदर तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पेरिटोनियल कैविटी जो है ये नीचे वाला पार्ट है। अब इस पेरिटोनियल कैविटी में एक मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पेरिटोनियम के अंदर एक ट्यूब दाखिल की जा रही है पहले तो, जो कि है कैथेटर। ये कैथेटर दाखिल किया जा रहा है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर, और कैथेटर के जरिए से फ्लूइड सारा इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में भरा जाएगा। और फिर आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जो फ्लूइड वापसी अब लाया जाएगा इसी कैथेटर के जरिए से, इसी पेरिटोनियम में से एक और बैग में लाया जाएगा जिसको हम ड्रेनेज बैग कहेंगे। और इस फ्लूइड के अंदर वो सारा मटेरियल होगा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो ब्लड में से हासिल होकर के यहाँ आएगा। तो आगे वही बात लिखी हुई है, द फ्लूइड रिमेन्स इन द बॉडी फॉर सेवरल आवर्स अलाउइंग एक्सचेंज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आयोनिक कंपोनेंट्स with the blood running in the underlying vessels before being discarded। तो ये फ्लूइड जो है काफ़ी घंटों के लिए इसी कैविटी के अंदर मौजूद रहेगा, और जब कैविटी में मौजूद रहेगा तो मटीरियल्स की एक्सचेंज जो है वो फ्लूइड में होती रहेगी, और ब्लड जो है वो इसी मेम्ब्रेन्स के आसपास गुजर रहा है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के आसपास वेसल्स में गुजर रहा है। तो इस वेसल्स में से मटीरियल्स निकल करके ब्लड में से डायलिसिस फ्लूइड में जाते रहेंगे। आगे लिखा हुआ है द डायलिसेट इज रिमूव्ड व्हेन इट अपीयर्स सैचुरेटेड एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन इफ नीडेड। तो इस फ्लूइड को निकाला जाएगा जब ये पूरा मिक्स हो चुका होगा फ्लूइड के साथ में, और अगर ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से फ्लूइड को दाखिल किया जाएगा, दोबारा से ये प्रोसेस अंजाम दिया जाएगा। मज़े लिखा हुआ है पेरिटोनियल डायलिसिस कैन बी रिपीटेड 4 to 5 टाइम्स अ डे। एक दिन के अंदर 4 से 5 दफ़ा ये प्रोसेस हो सकता है। It is less effective than hemodialysis, but because it can be performed for longer periods of time, peritoneal dialysis offers more flexibility। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी कि जैसे आपने देखा था हेमोडायलिसिस हफ्ते में हो रहा था 3 दफ़ा, इस तरह से जो हमारे पास दूसरा CRRT है वो हफ्ते में अगर 1 दफ़ा हुआ तो फिर पता नहीं कब होगा, और उनके मुकाबले में ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये ज़्यादा अंजाम हो सकता है, ज़्यादा आसानी से ये ब्लड को साफ़ कर लेगा। तो लिखा हुआ है इट इज़ बेटर टॉलरेटेड बाय द पेशेंट, पेशेंट इसको बर्दाश्त कर सकता है, लेस एक्सपेंसिव, इतना खर्चा भी नहीं होगा, बट इट्स मोर ऑफन कॉम्प्लिकेटेड विद एब्डोमिनल इन्फेक्शन। लेकिन इसके साथ भी मामला हो सकते हैं, पेट के इन्फेक्शन इसके साथ, इस प्रोसेस के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मुझे बताइएगा कि सबसे बेहतर प्रोसेस कौन सा था इनके अंदर, यानी कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है रेनल फेलियर की, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो तरीक़ेकार है वो कौन-सा है? क्या वो पेरिटोनियल डायलिसिस है, हेमोडायलिसिस है या CRRT है?
और सबसे कम जो हमारे पास इनमें प्रोसेस मौजूद है, जो कम इफ़ेक्टिव है, वो प्रोसेस कौन-सा है? कमेंट के अंदर इसका जवाब लाज़मी लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।